नमस्कार। आज से कुछ महीने पहले पूरी दुनिया को एक अल्टीमेटम आया था, कोरोना वायरस का अल्टीमेटम। सब डर गए। डरने वाली बात भी थी, क्योंकि ये एक खतरनाक वायरस है। इस खतरनाक जानलेवा वायरस की करतूत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ऐसा ही हमने आज तक न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए जाना है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, क्वारंटीन जैसे शब्द हमारे ब्रेन में काफ़ी मैग्नीफाई हो गए। पर क्या ये शब्द वाकई रियलिटी में भी इतनी अहमियत रखते हैं? आज इसी बात को समझते हैं कॉमन सेंस की मदद से। हम सभी इस बात को जानते हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि वायरस, चाहे वो कोई भी वायरस हो, वो साइंस या मेडिकल साइंस की समझ से परे है। इसका पहला रीज़न ये है कि कोई भी वायरस बॉडी के अंदर जब होता है तो वो लिविंग थिंग होता है और मल्टीप्लाई करता है, लेकिन जब ये वायरस बॉडी के बाहर होता है तो नॉन लिविंग थिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस जो किसी दीवार पे है, वो इस दीवार पे 500 साल तक वैसे ही रहेगा, और अगर 500 साल बाद किसी की बॉडी में जाएगा तो जिंदा हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने लगेगा। और दूसरा रीज़न कि क्यों साइंस की समझ के ये परे है, वो ये है कि वायरस टाइम टू टाइम अपना रूप बदलते रहते हैं। इसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। किसी वायरस को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका एक शेप, साइज और टेक्सचर आपको दिखेगा, लेकिन 2 मिनट बाद आप उसी वायरस को देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। मान लीजिए आपके सामने एक कुत्ता है, वो आप पे अटैक करने वाला है। आपने उससे बचने के लिए डंडा निकाला, पर वो कुत्ता शेर बन गया। अब डंडा तो काम आएगा नहीं, तो आपने शेर को मारने के लिए बंदूक निकाल लिया, पर वो शेर मच्छर बन गया। अब बंदूक तो काम आएगा नहीं, तो आपने मच्छर वाला वो रैकेट निकाला, पर इतने में वो मच्छर हाथी बन गया, और आपके पास तोप तो है नहीं। मैं बोलना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि कोई ऐसा दुश्मन जो हर मिनट बदल रहा है, उसके खिलाफ कोई दवा नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आज तक वायरस के अगेंस्ट दवा बनी नहीं, क्योंकि ये वायरस टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब कोई दवा बनी नहीं, तो हॉस्पिटल में जब कोरोना पेशेंट जाते हैं तो इलाज क्या होता है उनका? एक्चुअली WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इशू की गई गाइडलाइंस पे ट्रीटमेंट होता है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके घोटालों की लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। चौंकिए मत, WHO को घोटाले करने में महारत हासिल है, और जब भी ये पकड़ा जाता है तो माफ़ी मांग लेता है कि हमसे गलती हो गई जी, हमें माफ़ कर दीजिए। अभी रिसेंटली मेडागास्कर के प्रेसिडेंट ने मीडिया को बताया है कि WHO ने उनको $20 मिलियन की रिश्वत ऑफर की है, और वो इसलिए कि मेडागास्कर में कोरोना के खिलाफ आयुर्वेदिक दवा बनाने की प्रक्रिया को रोक दी जाए। खैर, हमारे लिए यहाँ बस इतना जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई दवा नहीं है, इसलिए इसका केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हाँ, नेचुरल क्योर है। वायरस प्रकृति की देन है, और प्रकृति ही इससे बचाव प्रदान कर सकती है। अगर इम्यून सिस्टम ठीक ठाक है तो किसी भी वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 डेज नेचुरल इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया है, आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि वायरस चाहे कोरोना का हो या डेंगू, H1N1, चिकनगुनिया, कोई भी वायरस हो, अगर आप इस नेचुरल इम्यूनाइजेशन को करेंगे तो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सबसे पहले लॉकडाउन की बात करते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने लॉकडाउन किया है, पर लगभग 40 कंट्रीज़ ने लॉकडाउन नहीं किया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिन कंट्रीज़ में लॉकडाउन नहीं है, वहाँ का इन्फेक्शन रेट लॉकडाउन कंट्रीज़ से आधी है। जो न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं ना, बार बार संक्रमित हो गए, इतने संक्रमित हो गए। ये संक्रमण उन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ लॉकडाउन है। और पता है लॉकडाउन की गाइडलाइंस कहाँ से आई थी? भारत सरकार से नहीं, चाइना से भी नहीं। लॉकडाउन की गाइडलाइंस इट वाज इशूड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड WHO। क्या लॉकडाउन से वायरस से बचाव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ महीनों तक लॉकडाउन रख सकते हैं, और एक वायरस जो कि बॉडी के बाहर है
और मरा हुआ है वो हजारों साल तक आपके बाहर निकलने का इंतजार करता रहेगा। आजकल सैनिटाइजेशन की बिक्री काफ़ी बढ़ गई है। टीवी में आपने देखा होगा कि कैसे हैंड बार बार सैनिटाइज करना है। मेरा एक सवाल है कि जिस कोरोना वायरस को सैनिटाइज़र से मारने की कोशिश की जा रही है, वो सारे वायरस बॉडी के बाहर हैं और मरे हुए हैं। फिर मरे हुए को मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? मान लीजिए कि मेरे हाथ पे कोरोना वायरस है, मैं हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करता हूँ। इस सैनिटाइज़र से ज़्यादातर बैक्टीरिया तो मर गए, इंक्लूडिंग गुड बैक्टीरिया, पर वायरस, वो वायरस जो मेरे हाथ पे है, जो मरे हुए है, बॉडी में जाएगा तो जिंदा होगा। सैनिटाइज़र लगा लिया तो मरा हुआ क्या मरेगा? वायरस तो हाथ पे ही रहेगा ना, धुला तो नहीं है अब तक। जब मैं ये मास सैनिटाइजेशन अभियान टीवी पे देखता हूँ तो एक बात याद आ जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका ने गाइडलाइन इशू किया है कि अपने मुंह और नाक को किसी भी कपड़े से ढक के रखिए, जबकि सीडीसी को भली भांति ये पता है कि N95 के नीचे कोई और टाइप का मास्क वायरस को नहीं रोक सकता। एक डर का माहौल बनाना है तो इशू कर दो गाइडलाइंस। इंडिया का क्या है, फॉलो करता आया है तो फॉलो ही करेगा। खैर, ये सब इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि शायद आपके और हमारे समझ से परे है। तो आखिर करना क्या चाहिए, कैसे डील करना चाहिए कोरोना वायरस से? मैं तो कहूँगा कि इससे डील करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, टीवी। एक गरीब बच्चा है 10 साल का और एक अमीर बच्चा है 10 साल का। अमीर बच्चे के पेरेंट्स बीमारियों से डील करते हैं। वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा वाटर बॉटल में मिनरल वाटर ले जाए, उसके खाने पीने की चीज़ साफ सुथरी हो। दूसरी तरफ गरीब बच्चे के पेरेंट्स इन सब बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बच्चा कहीं भी पानी पी लेता है, ज़मीन पर गिरी चीज़ भी उठाकर खा लेता है। इंसिडेंटली ये गरीब वाला बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता और दूसरा वाला बच्चा अक्सर बीमार पड़ जाता है। कहीं और का पानी पी लिया तो जुकाम हो जाता है, ऐसा होता है ना? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपकी बॉडी अक्सर वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन के संपर्क में आती रहती है तो आपकी बॉडी उन्हें फाइट करके अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर लेती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ज़मीन से उठा के खा लेना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको मिनरल वाटर पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जहाँ लाखों वायरस हमारे आसपास हैं, वहाँ एक वायरस को हमें इतना फुटेज नहीं खिलाना चाहिए जितना न्यूज़ चैनल्स खिला चुके हैं। अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं और साबुन से नहाते हैं तो कीटाणु धुल जाते हैं। बस इतनी पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। अब रही बात केसेस की, आप कहेंगे कि नंबर ऑफ केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं, पर कैसे बढ़ रहे हैं और किस अनुपात में बढ़ रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में जब तक 10 लाख टेस्ट हुए थे तब तक केसेस थे 40,000, मतलब 4%। जब 20 लाख टेस्ट हो गए तो केसेस थे 80,000, मतलब 4% पॉजिटिव केसेस। अगर डेथ रेट देखें तो वो करीब 0.1% है। इसका मतलब ये है कि आज इसी वक्त भारत के हर नागरिक का टेस्ट हो जाए तो इसी परसेंटेज के हिसाब से 4 से 5 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ चैनल्स में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं और केवल एक नंबर से हमें डरा रहे हैं। कहते हैं कोरोना एक इंसान से 2.2 इंसान में फैलता है, पर उन्हें यह भी तो बताना चाहिए कि टीबी एक इंसान से 14 इंसानों में फैलता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा बताना चाहिए उनको। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टीबी से हर साल भारत में 5 लाख लोग मर जाते हैं, तो आप टीबी से डरते हैं क्या? तो इन कंक्लूजन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के बाद आप दिमाग से कोरोना के डर को निकाल दें, क्योंकि इस डर का पूरा श्रेय जाता है मीडिया की प्रस्तुति को। टेक्निकली मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। एक जनरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डरने की बजाय
नेचर को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि थोड़ी सी जागरूकता फैलाकर मैं कोरोना के प्रति डर या भ्रम को दूर करने की कोशिश कर सकूं। नमस्कार।